जीए छजीनी 2 चैप्टर 1 अ क्वाइट लाइफ। मुंबई। रात के 2 बजे पूरा शहर रोशनियों में डूबा हुआ था। समुंदर के किनारे खड़ी ग्लास बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक आदमी अकेला बैठा था। उसके सामने फाइल्स खुली थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर कंपनी रिपोर्ट्स चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें उन पर नहीं थी। वो खिड़की के बाहर अंधेरे समुंदर को देख रहा था। संजय सिंघानिया। 3 साल पहले पूरे देश ने उसका नाम बिजनेस मैगजीन्स में पढ़ा था। आज भी पढ़ा जाता था। फर्क बस इतना था, पहले लोग उसकी सफलता की बात करते थे, अब लोग उसके तन्हाई की। टेबल के कोने पर एक फोटो फ्रेम रखा था। संजय ने धीरे से उसे उठाया। फोटो में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, आंखों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत, जैसे दुनिया में कोई दर्द ही ना हो। कल्पना। संजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल गायब हो गई। 3 साल, उसने धीरे से कहा। कभी कभी लगता है कल की बात है। रूम में सिर्फ एसी की आवाज थी और यादों का बोझ। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सर। संजय ने फोटो वापस रख दिया। आओ। दरवाजा खुला। उसका असिस्टेंट रोहित अंदर आया। सर, सिंगापुर डील फाइनल हो गई। गुड। कल बोर्ड मीटिंग भी है। रोहित कुछ पल तक खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सर। हाँ। आप घर चले जाइए। संजय ने उसकी तरफ देखा। रोहित थोड़ा हंसा। 3 दिन से ऑफिस में ही हो। संजय ने जवाब नहीं दिया। रोहित उस काफी सालों से जानता था, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करता था। ठीक है सर। वो मुड़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। वैसे, संजय ने देखा, आज कल्पना माम का बर्थडे था ना। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी सर। संजय ने बस हल्का सा सर हिला दिया। कोई बात नहीं। रोहित चला गया। दरवाजा बंद हो गया और एक बार फिर कमरा खाली हो गया। संजय ने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में कल्पना की हंसी गूंज उठी। वही बेपारवा हंसी, वही पगलपन, वही जिंदगी। उसने आंखें खोल दी। यादें कभी कमजोर नहीं पड़ती, सिर्फ आदत हो जाती है। सुबह। मुंबई की सड़कें जाग चुकी थी। ट्रैफिक अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रहा था। संजय अपनी कार खुद चला रहा था। उसे ड्राइवर पसंद नहीं था, कंट्रोल खुद रखना पसंद था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी। एक छोटी सी लड़की फूल बेच रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। उसने गाड़ी साइड में रोकी और सीधा वहां पहुंच गया। प्रॉब्लम क्या है? आदमी ने उसे देखा। तुम कौन हो? संजय की आवाज ठंडी थी। सवाल मैंने पूछा है। कुछ सेकंड्स बाद आदमी पीछे हट गया। गाली देता हुआ वहां से चला गया। लड़की की आंखों में आंसू थे। नाम क्या है? पूजा। स्कूल जाती हो? उसने सर हिला दिया। नहीं। संजय कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वॉलेट निकाला, लेकिन पैसे देने से पहले रुक गया। कल्पना भी यही करती थी। सिर्फ पैसे नहीं, मदद। असली मदद। उसने एक नंबर लिखा। कल इस एड्रेस पर जाना। लड़की ने हैरानी से देखा। वहां स्कूल है? मैं? हाँ। तुम? लड़की की आंखों में पहली बार चमक आई और संजय को अचानक कल्पना याद आ गई। बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराती थी, बिल्कुल वैसे ही। शाम। संजय घर लौट रहा था। आज अजब थकान थी, जैसे दिल ने दिमाग से ज्यादा काम किया हो। घर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड उसके पास दौड़ा आया। सर। हाँ। आपके लिए कुरियर आया है। संजय ने पैकेट ले लिया। सादा सा ब्राउन एनवलप। ना सेंडर का नाम, ना एड्रेस, कुछ भी नहीं। वो अंदर गया। लिविंग रूम में आकर सोफा पर बैठ गया। फिर एनवलप खोला। अंदर सिर्फ एक साफेद कागज था। एक लाइन लिखी हुई थी, बस एक लाइन। संजय की सांसें रुक गई। उसकी आंखें कागज पर जम गई। लिखा था। संजय की उंगलियां फोटो के कोने को कास कर पकड़े हुए थी। रूम में गहरा सन्नाटा था। उसकी नजर बार बार उस डेट पर जा रही थी। वही डेट, वही एक लाइन जो समाज से बाहर थी। कल्पना की मौत के 2 महीने बाद यह मुमकिन नहीं था। बिल्कुल मुमकिन नहीं। उसने फोटो को टेबल पर रखा और तुरंत फोन उठाया। रोहित। दूसरी तरफ नींद भारी आवाज आई। सर। अभी मेरे घर आओ। क्या हुआ सर? अभी। कॉल कट गया। 20 मिनट बाद रोहित लिविंग रूम में खड़ा था। उसने संजय का चेहरा देखा और समझ गया कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या बात है सर? संजय ने बिना कुछ कहे फोटो उसकी तरफ बढ़ा दी। रोहित ने फोटो देखी, फिर डांटे देखी और उसके चेहरे का रंग उठ गया। ये? बोल। फेक हो सकती है। संजय ने जवाब नहीं दिया। रोहित ने फोटो को और ध्यान से देखा। यह कोई एडिटेड इमेज नहीं लग रही थी, पुरानी फोटोग्राफ थी, ओरिजिनल प्रिंट। और सबसे अजीब बात,
कल्पना कैमरा की तरफ नहीं देख रही थी, जैसे उस पता ही नहीं था कि कोई फोटो ले रहा है। कैंडिड शॉट, नेचुरल, फेक बनाना मुश्किल, बहुत मुश्किल। एनवलप, संजय ने चिट्ठी उसकी तरफ सराका दी। रोहित ने पढ़ते ही सांस रोक ली। जो सच तुम जानते हो वो पूरा सच नहीं है। और नीचे कल्पना। रोहित धीरे से सोफा पर बैठ गया। सर, पिछले 3 साल में किसी ने कल्पना का नाम उस करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। हाँ, किसी ने प्रंक भी नहीं किया। हाँ, तो फिर अब क्यों? रोहित के पास जवाब नहीं था। रात के 3 बजे दोनों फोटो और लेटर का हर एंगल से इंस्पेक्शन कर रहे थे। तभी रोहित रुक गया। सर, क्या? ये देखिए। उसने फोटो के पीछे उंगली रखी। वहां कुछ लिखा हुआ था, बहुत हल्का, जैसे किसी ने जल्दी में पेन से लिखा हो। संजय ने फोटो उलट दी। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, सी क्राउन होटल, और नीचे एक रूम नंबर 308। संजय की आंखें सिकुड़ गई। मुंबई में सी क्राउन नाम के कई होटल्स थे, लेकिन किसी ने अगर क्लू छोड़ा था तो इसका मतलब था कि वो चाहता था संजय यूज फॉलो करे। हम सुबह जाएंगे। रोहित ने तुरंत सर हिला दिया। सुबह समुंदर के किनारे खड़ा पुराना सी क्राउन होटल एक वक्त में शानदार रहा होगा। अब उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा मैनेजर उन्हें हैरानी से देख रहा था। रूम 308, उसने सोचा, फिर रजिस्टर निकाला। पुराना, धूल से भरा हुआ, पेजेस पहले पढ़ चुके थे। मैनेजर धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा, फिर अचानक रुक गया। उसकी भौं सिकुड़ गई। क्या हुआ? संजय ने पूछा। मैनेजर ने रजिस्टर उसकी तरफ घुमाया। ये देखिए। एंट्री 3 साल पुरानी थी। संजय की सांस से रुक गई। नाम वाले कॉलम में लिखा था, कल्पना शेट्टी। रोहित ने तुरंत कहा, इम्पॉसिबल। मैनेजर ने कंधे उचका दिए। जो रजिस्टर में है वही बता रहा हूं। संजय की नजर एंट्री पर जम गई। चेक इन डेट, कल्पना की मौत के लगभग 2 महीने बाद। बिल्कुल फोटो वाली डेट के आसपास। रूम नंबर 308। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रूम अब भी है? मैनेजर ने हाँ में सर हिला दिया। ऊपर, रूम 308। दरवाजा पुराना था, पेंट उतर चुका था। मैनेजर ने चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था। कई सालों से बंद कमरे की बसी हवा बाहर निकली। संजय अंदर गया। रूम खाली था। एक बेड, एक अलमारी, एक खिड़की। बस। रोहित ने गहरी सांस ली। लगता है किसी ने हमारे साथ गेम खेला है। संजय चुप रहा। उसकी नज़र कमरे के कोने पर गई। दीवार पर एक छोटा सा स्क्रैच था, बिल्कुल बेकार, लेकिन उसके अंदर कुछ था, जैसे किसी ने प्लास्टर को खुराचा हो। संजय उसके पास गया, उंगली से धूल हटाई और उसका चेहरा साफ हो गया। दीवार के अंदर एक छोटा मेटल बॉक्स छुपा हुआ था। रोहित भी पास आ गया। डैम! बॉक्स पुराना था, जंग लगा हुआ, लेकिन लॉक खुला हुआ था। संजय ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक कैसेट टेप रखी थी, पुरानी ऑडियो कैसेट, और उसके ऊपर मार्कर से सिर्फ एक शब्द लिखा था, लिसन। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीरे से कहा, सर। संजय ने कैसेट उठाई। उसके हाथ हल्का सा कान पर रहे थे। 3 साल, 3 साल बाद पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसे कल्पना तक ले जा रहा है, या किसी ऐसे सच तक जिसे किसी ने बहुत गहरा दबा दिया था। 1 घंटे बाद उन्होंने होटल के स्टोरेज रूम से एक पुराना कैसेट प्लेयर ढूंढ निकाला। टेप अंदर डाली गई। प्ले बटन दबाया गया। मशीन घर घर आई। स्टैटिक नॉइज, खर खर की आवाज। फिर एक औरत की हल्की सांस सुनाई दी। रोहित सीधा खड़ा हो गया। संजय का दिल रुक सा गया, और अगले ही पाल टेप में एक आवाज गूंजी। एक आवाज जिसे संजय लखुन आवाजों में पहचान सकता था। हेलो संजय। कैसेट उसके हाथ से लगभग गिर गई। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो आवाज कल्पना की थी। हेलो संजय। टेप से निकली उस आवाज ने वक्त को जैसे रोक दिया। संजय की सांसें थम गईं। उसके हाथ में पकड़ा कैसेट प्लेयर हल्का सा काम गया। 3 साल, 3 साल से उसने वो आवाज सिर्फ अपनी यादों में सुनी थी, लेकिन अब वो आवाज उसके सामने थी, जिंदा, साफ, हकीकत की तरह। रोहित भी सन रह गया। उसने संजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। संजय ने बिना कुछ कहे कैसेट को और पास कर लिया। टेपे में कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर कल्पना की आवाज दोबारा सुनाई दी। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी सबसे बड़ी उम्मीद सच हो गई। संजय का दिल जोर से धड़कने लगा। कल्पना की बोलने की आदत, हर सेंटेंस के बीच छोटा सा पॉज है। वही लहजा, वही मासूमियत। इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन था। टेपें आगे चली। मुझे नहीं पता जब तुम ये सुनोगे तब क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, पर मुझे पता है कि तुम हार नहीं मानोगे। संजय ने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां कैसेट प्लेयर को और कसकर पकड़ गईं। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें चमकने लगी। कल्पना की हंसी, उसकी शरारतें, उसकी आवाज, सब कुछ। टेपें फिर खामोश हो गई। फिर अचानक एक तेज आवाज आई,
जैसे किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की। उसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। बस स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक। रोहित ने कैसेट प्लेयर बांध कर दिया। रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। खत्म? संजय ने धीरे से पूछा। रोहित ने कैसेट निकाली। पूरी तपे यही है। संजय कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती आ गई थी। ये रिकॉर्डिंग किसी मजाक का हिस्सा नहीं लग रही थी। बहुत पर्सनल थी, बहुत असली। और सबसे बड़ी बात, कल्पना ने एक लाइन बोली थी, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, जैसे उस किसी खतरे का पहले से पता था। होटल से बाहर निकलते वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी। मुंबई का आसमान काला पड़ गया था। गाड़ी में बैठते ही रोहित ने पूछा, सर अब क्या सोच रहे हो? संजय खिड़की के बाहर देख रहा था। कल्पना को कुछ पता था। क्या? ये मुझे नहीं पता, पर उससे किसी चीज का डर था। रोहित चुप हो गया। उसके पास इसका जवाब नहीं था। उस रात संजय ने घर नहीं गया। वो सीधा अपने प्राइवेट आर्काइव रूम में पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां उसने कल्पना से जुड़ी हर चीज संभाल कर रखी थी। पुराने लेटर्स, फोटोग्राफ्स, न्यूज कटिंग्स, सब कुछ। उसने सुबह तक एक एक चीज दोबारा देखनी शुरू कर दी। हर कागज, हर फोटो, हर नोटे, जैसे किसी भूली हुई सच्चाई को ढूंढ रहा हो। रात के करीब 4 बजे उसकी नजर एक डायरी पर पड़ दी। कल्पना की पुरानी डायरी। उसने डायरी खोली, पन्ने पलटने लगा। अचानक उसका हाथ रुक गया। एक पगे के नीचे एक साइन बना हुआ था, कल्पना का सिग्नेचर। संजय ने तुरंत पॉकेट से वो मिस्टीरियस लेटर निकाला, दोनों सिग्नेचर्स को पास रख दिया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। बिल्कुल सेम, हर कर्व, हर लाइन, हर स्ट्रोक, एक भी फर्क नहीं। ये किसी कॉपी आर्टिस्ट का काम नहीं था, ये असली था, बिल्कुल असली। सुबह संजय ने देश के सबसे मशहूर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया। 2 घंटे तक एग्जामिनेशन चला। माइक्रोस्कोप, डिजिटल स्कैन्स, प्रेशर एनालिसिस, सब कुछ। आखिर में एक्सपर्ट ने फाइल बंद कर दी। क्या रिजल्ट है? एक्सपर्ट कुछ पाल चुप रहा, फिर बोला, मिस्टर सिंघानिया, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों सिग्नेचर्स देखे हैं। फेक और ओरिजिनल में फर्क करना मेरा काम है। संजय का दिल तेज धड़कने लगा। एक्सपर्ट ने सीधा उसकी आंखों में देखा। ये दोनों सिग्नेचर्स एक ही इंसान ने किए हैं। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित ने तुरंत कहा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट ने कंधे उचका दिए। साइंस के हिसाब से यही सच है। वो उठकर चला गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। उसी शाम संजय अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने डेस्क पर 3 चीजें रखी थी, फोटो, लेटर, कैसेट, 3 सबूत, 3 पहेलियान, और तीनों का सिर्फ एक नाम, कल्पना। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। संजय ने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ तानसेन। फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। आप सच में सच जानना चाहते हो संजय? संजय सीधा खड़ा हो गया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर उस औरत ने कहा, जिस दिन कल्पना मरी थी उस दिन सबने झूठ बोला था। संजय का खून जम गया। कौन हो तुम? लेकिन कॉल कर चुकी थी। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक एड्रेस, मुंबई के बाहर एक पुराना चर्च, और नीचे सिर्फ एक लाइन, काल रात, अकेला आना। संजय स्क्रीन को घूरता रहा। उसे एहसास हो गया था ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, कोई उससे धीरे धीरे उस सच की तरफ खींच रहा था जिसे 3 साल से दुनिया से छुपाया गया था। उसी शाम संजय अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने डेस्क पर 3 चीजें रखी थी, फोटो, लेटर, कैसेट, 3 सबूत, 3 पहेलियां, और तीनों का सिर्फ एक नाम, कल्पना। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। संजय ने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसें। फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। आप सच में सच जानना चाहते हो संजय? संजय सीधा खड़ा हो गया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर उस औरत ने कहा, जिस दिन कल्पना मरी थी उस दिन सबने झूठ बोला था। संजय का खून जम गया। कौन हो तुम? लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक एड्रेस, मुंबई के बाहर एक पुराना चर्च, और नीचे सिर्फ एक लाइन, कल रात, अकेला आना। संजय स्क्रीन को घूरता रहा। उसे एहसास हो गया था, शेयरगाह जीनी 22 चैप्टर 4, इम्पॉसिबल एविडेंस। रात के 2 बजे मुंबई के बाहर आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा पुराने पेड़ों की शाखों को हिला रही थी, और उन सब के बीच एक पुराना चर्च खड़ा था, ताहा, खामोश, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। संजय ने अपनी गाड़ी चर्च से कुछ दूर रोकी। मैसेज में सिर्फ एक बात लिखी थी, अकेला आना। और इस बार उसने वही किया था। वो धीरे धीरे चर्च की तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज गीली मिट्टी पर दब रही थी। हवा में नमी थी, और एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। चर्च का दरवाजा आधा खुला था। संजय अंदर घुसा। पुरानी लकड़ी की बेंचेस, टूटे हुए शीशे, और अल्टर के पास जलती
एक अकेली मोमबत्ती। बस इतना ही। कोई नहीं। कोई है? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन जवाब नहीं मिला। संजय की नजर हर कोने को देख रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। तक, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। संजय तुरंत मुड़ा। वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर एक छोटा सा एनवलप पड़ा था। अभी अभी गिरा था, जैसे किसी ने अंधेरे से फेंको हो। संजय ने एनवलप उठाया। अंदर एक फोटोग्राफ थी और एक मेमोरी कार्ड। उसका दिल एक पाल के लिए रुक गया। वो तुरंत चर्च से बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर उसने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल नजर आई। डेट देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये वीडियो भी 3 साल पुरानी थी। उसने प्ले बटन दबाया। वीडियो चलने लगा। शुरुआत में कैमरा हिल रहा था, जैसे किसी ने छुपकर रिकॉर्डिंग की हो। फिर फ्रेम स्टेबल हुआ और संजय की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर कल्पना थी। वही मुस्कान, वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन इस बार वो सीधा कैमरा के सामने चल रही थी। वीडियो के कोने में डेट चल रही थी और वो डेट कल्पना की मौत के 1 महीने बाद की थी। नहीं, संजय के मुंह से धीमी आवाज निकली। यह मुमकिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने वीडियो को रिवाइंड किया, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। लेकिन डेट वही थी, कल्पना वही थी और वीडियो एडिटिंग का कोई निशान नहीं था। उसका दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन हर जवाब एक ही जगह जाकर टूट रहा था। कल्पना मर चुकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने उसकी लाश देखी थी। उसने उसका अंतिम संस्कार किया था। फिर यह सब क्या था? अगली सुबह संजय ने वीडियो को फोरेंसिक लैब भेजा। इस बार देश के सबसे बड़े डिजिटल एक्सपर्ट्स को। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे सांस चाहिए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ 3 लोग बैठे थे। संजय, रोहित और फोरेंसिक स्पेशलिस्ट। एक्सपर्ट ने फाइल टेबल पर रखी। उसके चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी। मिस्टर सिंघानिया, रिजल्ट। एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली। वीडियो ओरिजिनल है। रूम में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब ओरिजिनल है? मतलब कोई एडिटिंग नहीं, कोई डीप फेक नहीं, कोई डिजिटल मैनिपुलेशन नहीं। रोहित तुरंत बोल पड़ा। इम्पॉसिबल, एक्सपर्ट ने सर हिला दिया। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन डेटा क्लियर है। वो वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन ही सेव हुआ था। संजय चुप रहा। उसके अंदर कुछ तूत रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। डर। उस रात पहली बार 3 साल में संजय को नींद नहीं आई। वो अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने फोटो, लेटर, कसेट, वीडियो रिपोर्ट, सब कुछ। हर सबूत एक ही बात कह रहा था, जो उसका दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। तभी उसकी नजर चर्च वाले एनवलप पर गई। उसने उस फिर से उठाया। इस बार उसने अंदर तक हाथ डाला और कुछ महसूस हुआ। एक कागज का टुकड़ा। पहले उसने देखा ही नहीं था। उसने कागज निकाला, पुराना था, मुड़ा हुआ। उसने धीरे से खोला। अंदर एक नाम लिखा था, बस एक नाम। और उस नाम को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। डॉक्टर अरविंद मेहरा। नीचे एक एड्रेस और एक लाइन। ये आदमी मर चुका है। संजय ने कागज को पलट दिया। पीछे एक और लाइन लिखी थी, या शायद नहीं। अगली सुबह संजय और रोहित ने रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए। डॉक्टर अरविंद मेहरा, न्यूरो साइंटिस्ट, मेमोरी रिसर्च स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट कंसल्टेंट और 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत। ऑफिशियल रिपोर्ट यही कहती थी। लेकिन जैसे जैसे रोहित फाइल्स खोल रहा था, उसके चेहरे का रंग उठता जा रहा था। सर, क्या हुआ? रोहित ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। एक्सीडेंट के बाद कोई बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। संजय चुप हो गया। मतलब सर, ऑफिशियली वो मरा हुआ माना गया, लेकिन टेक्निकली उसकी मौत कभी प्रूव ही नहीं हुई। रूम में सन्नाटा छा गया और उसी वक्त संजय के ऑफिस की ग्लास विंडो के बाहर एक आदमी खड़ा था। दूसरी बिल्डिंग की छत पर काले काबदे, काला काबदोर, दूरबीन हाथ में। वो सीधा संजय को देख रहा था, जैसे काफी देर से देख रहा हो। उसने देर से फोन निकाला और किसी को कॉल लगाई। टारगेट एक्टिव हो गया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या उससे डॉक्टर मेहरा का नाम मिल गया? जी। कुछ पाल की खामोशी। फिर वो आवाज बोली, तो प्रोजेक्ट के का अगला फेज शुरू करो। कॉल कट गया और वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया, जबकि संजय को अभी तक पता भी नहीं था कि जिस राज के पीछे वो भाग रहा है, उस राज को भी उसके आने का इंतजार था। चैप्टर 5, द फोटोग्राफ, मुंबई। रात के 1 बजे संजय अपने पेंट हाउस के स्टडी रूम में अकेला बैठा था। डेस्क पर फैली हुई फाइल्स, फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स एक जंग के मैदान की तरह लग रही थी। 3 साल पहले उसकी जिंदगी में सब कुछ साफ था। दर्द था, गुस्सा था, खलीपान था, लेकिन सच क्या है इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। फोटो, कैसेट, वीडियो, डॉक्टर अरविंद मेहरा,
और सबसे बड़ा सवाल कल्पना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार यादें नहीं आई। सवाल आए और हर सवाल उसके दिमाग को अंदर से तोड़ रहा था। सुबह रोहित एक फिले लेकर उसके ऑफिस पहुंचा। सर, संजय ने सर उठाया। कुछ मिला? रोहित ने फिले टेबल पर रखी। डॉक्टर अरविंद मेहरा की पुरानी रिसर्च। संजय ने तुरंत फाइल खोल दी। पहले कुछ पेजेस साइंटिफिक रिपोर्ट से भरे हुए थे। ब्रेन मैपिंग, मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन, न्यूरल रिस्पॉन्स, सब टेक्निकल था। लेकिन फिर एक फोटोग्राफ सामने आई और दोनों रुक गए। फोटो में डॉक्टर मेहरा खड़ा था। उसके साथ कुछ लोग थे, वाइट लैब कोट्स, रिसर्च स्टाफ, और उन सब के पीछे एक औरत। संजय का दिल एक पाल के लिए रुक गया। जूम करो। रोहित ने तुरंत लैपटॉप पर इमेज स्कैन की। फेस क्लियर हुआ। रूम में सन्नाटा छा गया। वो कल्पना नहीं थी, लेकिन वो कल्पना जैसी दिखती थी। हेयर स्टाइल, फेस स्ट्रक्चर, आंखें, सब कुछ इतना मिलता जुलता था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। लगता है वही लड़की, रोहित धीरे से बोला, जो वीडियो में थी। संजय स्क्रीन को घुरता रहा। ये पहली बार था जब उन्हें किसी और इंसान का चेहरा मिला था, किसी ऐसे इंसान का जो इस पूरे राज का हिस्सा था। 2 घंटे बाद रोहित ने उस औरत की आइडेंटिटी ट्रेस कर ली। नाम रिया शर्मा, उम्र 27 साल, ऑक्यूपेशन अननोन, करंट स्टेटस मिसिंग। 3 साल से। संजय ने फाइल बंद कर दी। मिसिंग? हाँ। कब से? रोहित ने डेट देखी और उसका चेहरा बदल गया। सर, क्या हुआ? ये लड़की उसी हफ्ते गायब हुई थी जिस हफ्ते कल्पना की डेथ हुई थी। रूम में फिर सन्नाटा छा गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। शाम, संजय और रोहित मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े थे। यहीं रिया का लास्ट नोन एड्रेस था। बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट उतर चुका था, लिफ्ट खराब थी, हर चीज में उदासी थी। 3rd फ्लोर, फ्लैट 307। दरवाजा बंद था और धूल से भरा हुआ, जैसे सालों से खुला ही ना हो। संजय ने लॉक देखा, पुराना, जांग लगा हुआ। लगता है कोई नहीं आया, रोहित ने कहा। संजय ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र लॉक के पास एक छोटी सी खरोच पर पड़ी। नई खरोच, बिल्कुल नई, जैसे कुछ दिन पहले किसी ने लॉक खोला हो। रोहित, हाँ, कोई यहाँ आया है। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। अंदर घुसते ही धूल की गंध हवा में फैल गई। फ्लैट खाली था। फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें पड़ी थी, दीवारों पर मगदी के जाले। लेकिन एक चीज़ अजीब थी। बेडरूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर धूल में निशान बाने हुए थे। फुटप्रिंट्स, रिसेंट, बहुत रिसेंट, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ चलकर गुजरा हो। संजय उन निशानों का पीछा करने लगा। वो सीधा बेडरूम तक गए और वहाँ एक अलमारी खुली हुई थी। अंदर लगभग सब कुछ गायब था। कोई पहले ही यहाँ आ चुका था, किसी चीज़ की तलाश में या किसी सबूत को मिटाने। लेकिन फिर संजय की नज़र अलमारी के पीछे गई। एक छोटा सा सेक्रेट कंपार्टमेंट, आधा खुला हुआ। उसने धीरे से उस खोला। अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, एक फोटोग्राफ, पुरानी, मुदी हुई। संजय ने उस बाहर निकाला और उसकी आंखें फैल गईं। फोटो में कल्पना थी, इस बार बिल्कुल साफ, कोई शक नहीं। वही कल्पना, लेकिन उसके साथ खड़ा आदमी घजीनी नहीं था, ना ही संजय, ना ही डॉक्टर मेहरा। एक अनजान आदमी, ब्लैक सूट, डार्क ग्लासेस, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। फोटो के नीचे डेट लिखी थी और इस बार डेट कल्पना की मौत से 6 महीने पहले की थी। संजय फोटो को घूरता रहा। फिर उसकी नज़र बैकग्राउंड पर गई। एक बिल्डिंग। उस बिल्डिंग पर एक लोगो बना हुआ था, बहुत छोटा, लेकिन दिख रहा था। एक इंग्लिश लेटर के, बस एक के। रोहित धीरे से बोला, प्रोजेक्ट के। संजय ने फोटो को और पास कर लिया और तब उसकी नज़र कुछ और पर पड़ी। फोटो के पीछे किसी ने जल्दी में एक सेंटेंस लिखा था। हाथ कान रहे होंगे जब लिखा गया होगा। लिखा था, इफ समथिंग हैपेंस टू मी, डोंट ट्रस्ट एनीवन। संजय का गला सूख गया। ये कल्पना की हैंडराइटिंग थी, बिल्कुल उसी की। लेकिन नीचे जो नाम लिखा था, उस देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज के नीचे लिखा था, फॉर रिया। रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। कल्पना रिया को जानती थी और इतना जानती थी कि उस वार्निंग देकर गई थी। मतलब ये सब कुछ उसकी मौत से पहले ही शुरू हो चुका था और शायद घजीनी इस कहानी का असली विलन था ही नहीं।